Assalamualaikum. Today we are going to discuss the main topic of our chapter number 6 chemical bonding टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आज हमने डिस्कस करना है कि बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। हमने जब इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर का तो हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि एक बॉन्ड क्या होता है या केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। बॉन्ड को हमने सिंपली डिफाइन किया था कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको हम बॉन्ड कह देते हैं। उस कनेक्शन ने क्या किया होता है, उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़े रखा होता है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़नी है कि बॉन्ड्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है ऐसी फोर्स जो कि दो स्पीशीज़ को आपस में जोड़े रखेगी, दो एटम्स को आपस में जोड़े रखेगी और एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेगा कि वो एक बड़ा कंपाउंड बना देगा। इसे हम कह देते हैं केमिकल बॉन्ड। फर्दर बॉन्ड की तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन है कोवलेंट बॉन्ड और थर्ड वन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम होता है डेक्टिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमने वन वन करके सबको डिस्कस करना है। आज हमने डिस्कस करना है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऑब्वियसली ये नेम कहाँ से डिराइव हो रहा है। आयनिक, आयन। ठीक है, तो ये आयन से डिराइव हुआ है ये वर्ड आयनिक बॉन्ड। मतलब कि ऑब्वियसली इस बॉन्ड में आयंस इन्वॉल्व होंगे। ये जो बॉन्ड होगा ये आयंस के दरमियान में बना होगा। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू द अदर। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कह देंगे? आयनिक बॉन्ड। अब वो एटम कौन कौन से होंगे? जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफ़र होना है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है उसको हम कह देते हैं डोनर एटम, और जिसने एक्सेप्ट करना होता है उसको हम कह देते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें क्या हो रहा है कि अब एटम जिसने डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन को, उसकी अब वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करेगा, किस तरह से वो डोनेट करेगा। ऑब्वियसली अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तब ही वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देगा। तो इस केस में हमने यही पढ़ा था ना, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर हो। तो यहाँ पर ऐसा एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, वहाँ से रिमूव होगा और जाएगा कहाँ पर? ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली उसकी अफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन हाई होगी, उसकी अट्रैक्शन हाई होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू द अदर एटम, के एक एटम से जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी दूसरे एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। कंप्लीट ट्रांसफ़र अगर इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसे हम क्या कह ऐसे इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कह देते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फर्दर जो हमने डिस्कस करना है अब ये वो कहता है कि मतलब जो एटम एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, दो उनको नेम दे दिए गए हैं। एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली नेम से जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है कि एबिलिटी टू गेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम होगा? ऑब्वियसली एक्सेप्टर होगा। ठीक है, एक्सेप्टर जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा होगा? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डेट इज द डोनेटर। ठीक है, वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो होता है एट हाई एनर्जी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो होता है लो एनर्जी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट। ठीक है,
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है, मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव से आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से हम आयनिक बॉन्ड को समझ सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पोटाशियम क्लोराइड की। अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें यहाँ पर, तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। यहाँ पर टोटल कितने शेल्स हैं? एक तो ये हो गया फर्स्ट शेल, एक ये शेल है, एक ये शेल है और एक ये, टोटल है जी 4 शेल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने इनके शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए हैं काउंट करके। फर्स्ट शेल में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और थर्ड शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और लास्ट जो शेल है 4s1 वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? उसके अकॉर्डिंग बनता है जी 1s2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड शेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो किस तरह से है कि इसमें 2 8 8 1 है और इसमें 2 8 7 है। ठीक है, अब फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क ये है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है पोटाशियम, तो क्या होगा कि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं पोटाशियम में, या तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, ठीक है, टू बिकम स्टेबल, तो या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? ऑब्वियसली पीछे तो स्टेबिलिटी है, ठीक है, पीछे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही है, तो ये किस चीज़ को प्रेफर करेगा? अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं क्लोरीन को, तो इसके पास एक ही कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना मुश्किल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली कर लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है। जबकि अगर पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो उल्टा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि पोटाशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? क्लोराइड को। यहाँ पे देखिए, ये ऊपर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, और क्लोराइड के केस में मैंने ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पोटाशियम टू द क्लोरीन। ठीक है, तो यह जब ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड पहले इस तरह बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाली स्टेट बन जाएगी, जिसमें जो पोटाशियम है वो क्या बन जाएगा? वो कैटाइन बन जाएगा, और जो क्लोरीन है वो क्या बन जाएगा? वो एनाइन बन जाएगा, डेट इज क्लोराइड। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम खोल के इस मैकेनिज्म को लिखें कि ये मैकेनिज्म हुआ कैसे था, तो ये हुआ था कि ये पोटाशियम था। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन थी 2 8 8 1। और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, यहाँ से जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो पीछे रह गया पोटाशियम आइन। ठीक है, कैटाइन बन गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 2 8 8। ठीक है, और साथ में जो एनर्जी है वो कितनी है? 419 किलो जॉल पर मोल, डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव का साइन है ना, तो पॉजिटिव का साइन कब होता है? जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, और एब्जॉर्ब कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। मतलब कि जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? 419 किलो जॉल पर मोल। इसके बाद क्लोरीन का केस में अगर देखें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 2 8 7, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है टुवर्ड्स इटसेल्फ, और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन गया? क्लोराइड आइन, एनाइन बन गया, और इसमें 7 था तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो कितना हो गया? 8। अब दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम हो गई है। ठीक है ना, ऊपर वाला भी स्टेबल हो गया, नीचे वाला भी स्टेबल। तो हम बॉन्ड क्यों बनवाते हैं, या एक एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। दोनों ने एक दूसरे को स्टेबल कर लिया, और एज अ रिजल्ट क्या बना? आयनिक बॉन्ड। क्यों आयनिक बॉन्ड बना? क्योंकि देखिए ये भी आयन बन गया, ये भी आयन बन गया, तो इन दोनों के दरमियान क्या बना? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसके जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी
वो थी -349 किलो जॉल पर मोल। माइनस से हमने इसको जाहिर किया है, माइनस क्यों रिलीज हो रही है, और रिलीज कब होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई, ये हुई इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब उसके बाद जब ये वाली चीज बनती है, ये वाली चीज K+Cl-, ठीक है, अब ये एक क्रिस्टल सा बन जाता है K+ और Cl। सबसे पहले ये वाला प्रोसीजर होगा, K ने अपना, पोटाशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन देना है, लूज करना है, डोनेट करना है, और क्लोरीन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे, पोटाशियम और क्लोराइड आयंस, उन्होंने एक दूसरे को अरेंज करके आयनिक बॉन्ड बना के एक लैटिस बना देते हैं, जिसको हम क्या देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो अब वो जब लैटिस बनता है तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, ऑब्वियसली जब ये एक से ज़्यादा पोटाशियम और एक से ज़्यादा क्लोराइड आयंस मिलेंगे तो वो एक क्रिस्टल सा बन जाएगा। ठीक है, और उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या नाम दे देते हैं, उसे नाम दे देते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये था लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स आते हैं, जो पहले ग्रुप्स हैं, ठीक है, 1A हो गया, 2A हो गया, वो वाले होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, और जो पीरियोडिक टेबल के एंड पे होते हैं, जैसे 5th है, 6th है, 7th है, वो क्या होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे प्रेजेंट होंगे। अब हमने क्या कहा कि आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के दरमियान। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, 1A और 7th के दरमियान ज़्यादातर बनता है। हमने देखा हुआ है कि H ने, हाइड्रोजन ने किस किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, फ्लोरीन के साथ भी बनाया होता है, एज वेल एज क्लोरीन के साथ भी बनाया होता है। ठीक है, इसी तरह लिथियम ने भी फ्लोरीन के साथ बनाया होता है, लिथियम ने क्लोरीन के साथ भी बनाया होता है, एंड सो ऑन। तो जो पहला ग्रुप है दैट इज अल्कली मेटल्स, ठीक है, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगी, वो ज़्यादातर 7th A ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए कह देते हैं कि जो फर्स्ट A वाली या सेकंड A वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इन्होंने आयन अपना इलेक्ट्रॉन देना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कीटाइन में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल अगर हम HF की एग्जांपल देख लेते हैं तो HF में क्या होता है कि ये जो होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव में। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F नेगेटिव में। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कह देंगे, आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि आयंस के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर 2A के केस में देखिए तो 2A जो ग्रुप होता है वो ज़्यादातर किसके साथ बॉन्ड बनाता है, 6th A के साथ। ठीक है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी आप लोगों ने सुना हुआ है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वाले होते हैं, इस तरह से बॉन्डिंग होती है। जो एंड वाले पीरियोडिक टेबल में जो बिल्कुल राइट साइड पे एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल एंड पे, वो होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मीन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन के उन्होंने इलेक्ट्रॉन देना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। और एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब ये जो आयनिक बॉन्ड बना है, ठीक है, इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड्स बनते हैं बड़े बड़े, जिसको हमने क्रिस्टल्स का भी नाम दिया था, उन कंपाउंड्स को कह देते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द कैटाइंस एंड एनाइंस। ठीक है, कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्या कह देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमने ये पीछे भी डिस्कस किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एनाइन और कैटाइन, दो चीज़ों के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप जितने भी कंपाउंड देख लेंगे उनमें अगर आप लेट सपोज NaCl है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयनिक करैक्टर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वो 1.7 से अबव होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
1.7 या 1.7 से अबव होगा तो वो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। अब इसी तरह आ जाता है कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम जो हैं वो कहाँ पे आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो बिल्कुल एंड पे आते हैं। ग्रुप 6A में हमने क्या कहा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए कैल्शियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं यही एक्सेप्ट करते हैं एंड वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने रिलीज किए थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और एंड एज अ रिजल्ट क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो इसी तरह मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेगा और एज अ रिजल्ट क्या बना देंगे, वो आयनिक कंपाउंड बना देंगे। तो और बनाने के बाद अब ये जब सारा कुछ हो जाएगा काम, मतलब कि ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने एक्सेप्ट किया, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वो एक नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके जो पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड वाला जो ग्रुप है डेट इज़ 8th A, वो नोबल गैसेस का है। और नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्यों, ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट या डुप्लेट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा तो उनको फर्दर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्टेबल होते हैं। जब ये बॉन्ड बना लेते हैं, इसने लूज कैसे, ऑब्वियसली ये देखिए ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसने लूज करके, इसने एक्सेप्ट करके बिल्कुल ये नोबल गैस की तरह ही बिहेव करते हैं, उनकी तरह ही इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, उनकी तरह ही ये स्टेबल हो जाते हैं और फिर इनको फर्दर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड वाला, जो कि हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कोवलेंट बॉन्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।